नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष के तल्ख तेवर, नए पोस्ट ने मचाई प्रदेश में सियासी हलचल। आर पार के मूड में नजर आए अजेंद्र अजय, बड़ा खुलासा कर बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किलें। मंत्री गणेश जोशी ने हरक के बुढ़ापे वाले बयान पर किया पलटवार, कहा पता नहीं कब बीजेपी में आ जाए हरक, दल बदल की राजनीति का रहा है इतिहास। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने घरेलू एलपीजी की कमी से किया इनकार, कहा घरेलू उपभोक्ताओं के साथ रेस्टोरेंट और ढाबों में नियमित हो रही गैस सिलेंडर की डिलीवरी, अफवाहों पर ना दे ध्यान। और रुड़की के भगवानपुर में फलदार पेड़ों पर चली आरी, खेल रहे अधिकारी, रातों रात गायब हुआ 140 बीघा में फैला फलदार बाग, बाहर लगा जमीन बिकाऊ का इश्तिहार। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी को लेकर जल्द ही कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है, जो पार्टी को और मुश्किलों में डाल सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय के नए पोस्ट ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। अपनों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अजेंद्र अजय के तल्ख तेवर ये बता रहे हैं कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं, अब लड़ाई आर पार की होकर रहेगी। देखिए रिपोर्ट। फिर दिखे अजेंद्र अजय के तल्ख तेवर, नए पोस्ट ने मचा दी हलचल, जल्द कर सकते हैं बड़ा खुलासा, बीजेपी की बढ़ेगी मुसीबत। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय के तल्ख तेवर ये बता रहे हैं कि फिलहाल वो शांत होने के मूड में नहीं। अब तो वो बीजेपी को लेकर कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिससे बीजेपी की मुसीबत और बढ़ सकती है। अजेंद्र अजय का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ये बता रहा है कि वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। पहले आप ये पोस्ट देखिए। सोशल मीडिया पर अजेंद्र अजय ने लिखा कि सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति के पश्चात मुझे कई प्रकार से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बारे में ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मुझे बीकेटीसी के अध्यक्ष पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया गया। इस कारण मैं नाराजगी व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे बारे में मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी प्रचारित करने की कोशिश हो रही है कि मैं फला गुटका हूँ और फला आदमी हूँ, इसीलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि कोई पद पाने की लालसा में मेरे द्वारा ऐसी पोस्ट की जा रही है। पद की लालसा जैसी बातें फैलाने वाले सब जानते हैं कि मैंने बिना पद के भी कितने वर्षों तक पार्टी का कार्य किया है। मेरी किन विषयों को लेकर नाराजगी है वो मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के अलावा अन्य स्तरों पर भी व्यक्त कर चुका हूं। जिन विषयों को मेरे द्वारा उठाया गया है वो मेरे व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक महत्व के हैं। उन सब विषयों को भी कुछ दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात सार्वजनिक करूंगा। आश्चर्य की बात यह है कि एक आपराधिक छवि का बीजेपी प्रवक्ता आज किसी चैनल पर मुझे ज्ञान और उपदेश देता दिखा। गौर करने वाली बात यह है कि इस पोस्ट को लिखते हुए अजेंद्र अजय शायद इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने इसमें सब कुछ लिख डाला जो कुछ उनके मन में था। लेकिन बाद में जब इस बात का अंदाजा उन्हें लगा तो उन्होंने इस पोस्ट की आखिरी लाइन जिसमें लिखा है कि आश्चर्य की बात है कि एक आपराधिक छवि का बीजेपी प्रवक्ता आज किसी चैनल पर मुझे ज्ञान और उपदेश देता दिखा, इस लाइन को ही उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब तीर एक बार कमान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती। अब इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अजेंद्र अजय जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उससे साफ है कि बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी दो पोस्ट लिखी है और ये जो कल की पोस्ट है ये अपने आप में ये दर्शा रही है कि कुछ ऐसे गंभीर विषय हैं जो व्यक्तिगत नहीं हैं और जिनको लेकर के वो महेंद्र भट्ट के पास भी जा चुके हैं और अन्य नेताओं के वरिष्ठ नेताओं के पास भी जा चुके हैं, पर उनकी जो उस बात को सुना नहीं गया, उनकी उस समस्या को सुना नहीं गया और उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं जिनको वो खंडन करते पाए गए कि आपकी मुझे बीकेटीसी अध्यक्ष पद दोबारा चाहिए या मुझे
मुझे कोई व्यक्तिगत पद की लालसा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा के अंदर खाने कितनी गुटबाजी है ये इससे समझ में आ रहा है कि एक प्रवक्ता जिनकी वो बात कर रहे हैं वो कौन है कौन नहीं ये तो वो प्रवक्ता ही जाने, जिनको उन्होंने आपराधिक छवि का भी कहा है और ये कहा है कि वो मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस विषय पे वो सबूतों के साथ माननीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे। तो देखिए कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी वो सच साबित होता नजर आ रहा है। बता दें कि ये पूरा विवाद अजेंद्र अजय की पहली पोस्ट से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए राजनीति से संन्यास लेने का जिक्र किया था, जिस पर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ऐसा रिएक्शन आया जिसने मामले को और तूल दे दिया। यही कारण है कि अपने दूसरे पोस्ट में अजेंद्र अजय ने महेंद्र भट्ट और पूरी पार्टी को ही लपेटे में ले लिया। देखिए, पार्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हम व्यक्ति से उठ करके पार्टी को महत्व देते हैं, तो इसलिए पार्टी को किसी प्रकार से कोई नुकसान हो ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा स्पष्ट मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, वरिष्ठ हो, कनिष्ठ हो, अपनी बात को कहने की आज़ादी है उसको, लेकिन अपनी बात को किस मंच पर कहना है ये उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जो भी व्यक्ति हो अपनी बात को रखें, अच्छे से रखें, पार्टी फोरम के अंतर्गत रखें, निश्चय ही उसका समाधान भी होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अजेंद्र अजय जी की जहाँ तक बात है वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उनकी कुछ जो भी एक संभावनाएं जो उनको कहना होगा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की भी है और आगे भी संगठन से उनकी बात होती ही रहेगी। और अगर इस तरीके का कोई बयान है तो ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर पार्टी के लिए खिलाफ तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई उनका बयानबाजी आई है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ डाला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी बात है तो उनसे चर्चा ज़रूर होगी कि अगर किस बात की क्या समस्या है। अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी को लेकर अजेंद्र अजय कौन सा खुलासा करने वाले हैं। आखिर कौन सा वो मुद्दा है जिस पर अजेंद्र अजय की तलखी बढ़ती जा रही है। आखिर अजेंद्र अजय की नाराजगी किस बात को लेकर है जो महेंद्र भट्ट भी जानते हैं। फिलहाल इसका जवाब या तो महेंद्र भट्ट के पास है या फिर अजेंद्र अजय के पास, लेकिन दोनों ने ही मीडिया से दूरी बना रखी है। हालांकि एक बात तो साफ है कि अजेंद्र अजय ने अब बीजेपी की नाक में दम कर रखा है और अगर ये ऐसे ही बरकरार रहा तो बीजेपी की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ने वाली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार और सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर दल बदल की राजनीति को लेकर निशाना साधा है। दरअसल हरक सिंह रावत ने कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर निशाना साधा था। कहा था कि गणेश जोशी बुढ़ापे में मंत्री बने हैं। हरक के इस बयान पर अब टिप्पणी मंत्री गणेश जोशी ने की है। कहा कि हरक कब बीजेपी में आ जाए वो खुद नहीं जानते, तो इसीलिए उनको लेकर कुछ कहना गलत है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। पर्यटन सीजन को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, हरक सिंह जी सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं। हरक सिंह को बोलिए आपने कल सुबह क्या बयान दिया था, तो उनको याद नहीं होगा। और क्योंकि वो मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, तो मेरे कुछ उसूल हैं। आज जिस दिन अगर भाईजू आएंगे तो देखा जाएगा। हरक सिंह जी कभी अपने को गढ़वाल का शेर कहते थे, शायद आपको ध्यान होगा, और कहते थे कि 27 विधानसभा में मेरा प्रभाव है। और अपनी बहू को उन्होंने लैंसडाउन से खड़ा करा, उसको नहीं जिता पाए। और देखिए, उनका कुछ नहीं पता, क्या पता कल भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। देखिए, पहले भाजपा में थे, फिर बसपा में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा में आ गए, फिर कांग्रेस में चले गए, कुछ पता नहीं उनका। नैनीताल पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, इससे इनकार उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ रेस्टोरेंट और ढाबों को भी नियमित रूप से गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। वहीं अफवाहों से बचने की भी सलाह दी। बता दें कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन नैनीताल जिले में संचालित विभिन्न परियोजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गए थे। उन्होंने बैठक करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मैं आम नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट स्टॉक है और सफिशिएंट तरीके से उसकी आपूर्ति भी की जा रही है।
तो उसके संबंध में कोई भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसके लिए भी हमने खास करके जो हमारे छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे और उनके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। कार्यकारिणी के गठन पर कांग्रेस इस कदर फंस चुकी है कि अब बात दिल्ली से भी बनती नहीं दिख रही है। बीते दिन जब उत्तराखंड कांग्रेस के दिल्ली में अहम बैठक हुई तो लगने लगा कि कार्यकारिणी पर मुहर लग सकती है, लेकिन हाल फिर वही ढाक के तीन पात, दिल्ली से भी नहीं बनी बात। देखिए रिपोर्ट। कहां फंसी है कांग्रेस की कार्यकारिणी? पार्टी क्यों नहीं ले पा रही फैसला? दिल्ली में हुई अहम बैठक, लेकिन हाल फिर ढाक के तीन पात, दिल्ली से भी नहीं बनी बात। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक हुई तो लगने लगा कि दिल्ली से कार्यकारिणी के गठन पर फैसला आ जाएगा, लंबे समय से पेंडिंग चल रहा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन लगता है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी का पेच इस कदर फंस चुका है कि बात दिल्ली से भी बनती नहीं दिख रही है। उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कार्यकारिणी को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श हुआ, लेकिन जिस लिस्ट और अंतिम मुहर का इंतजार किया जा रहा था वो धरा का धरा रह गया। हालांकि कांग्रेस अब भी दावा कर रही है कि आज कल में कार्यकारिणी की लिस्ट आने वाली है। देखिए, कार्यकारिणी में कोई देरी ऐसे नहीं हो रही है कि दिल्ली की तरफ से या माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से है। आपने देखा कि जब से माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने कार्यभार संभाला उसके बाद से कुछ प्रदेश में घटनाओं के समीकरण ऐसे बदले। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ, वन्य जीव और मानव के जो संघर्ष से मौतों का सिलसिला जारी था। तो इन सारे मुद्दों को मुखरता से उठाना, जनता के सामने लेके आना महत्वपूर्ण था। इसलिए कुछ समय के लिए जो कार्यकारिणी थी उसमें डिले हुआ है, लेकिन कल बैठक हुई वो एक सकारात्मक बैठक थी जिसमें प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। आने वाले चुनाव में जो रणनीति बननी है, कैंपेन से लेकर के भाजपा की जन विरोधी जो नीतियां हैं उन्हें कैसे जनता के समक्ष लेके जाना है, और कार्यकारिणी पर भी चर्चा हुई है। और मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बहुत जल्द इस महीने के एंड तक, नहीं तो जो है अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके पास कार्यकारिणी आ जाएगी। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकारिणी बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि पार्टी में गुटबाजी हावी है। जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता ही ना हो उनकी कार्यकारिणी कैसे बन सकती है? देखिए, आप तो लंबे समय से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, कांग्रेस के चरित्र को भी जानते हैं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली को भी जानते हैं। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी कहती है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, मैदान में जाने के लिए तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि जॉन बन गए हैं। आपके पास पदाधिकारी नहीं है, आपकी कार्यकारिणी नहीं बन रही। 2020 से लेकर अभी तक आप कार्यकारिणी नहीं बना पाए और आप चुनाव में लड़ने की बात करते हैं। कहीं कुछ नहीं है। देखिए, कि कार्यकारिणी नहीं बना पाएंगे, इतनी बड़ी सिरफुटबल है पार्टी में। बता दें कि आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस में कई बदलाव किए गए, यहाँ तक कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि गणेश गोदियाल अभी तक अपनी टीम तैयार नहीं कर पाए हैं, और जब कार्यकारिणी का गठन ही नहीं हुआ फिर चुनाव में कांग्रेस परफॉर्मेंस कैसे दिखा पाएगी? सत्ता की कुर्सी पर वापसी का सपना आखिर पूरा कैसे हो पाएगा? क्योंकि उम्मीद थी कि दिल्ली में हुई बैठक से कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार हो सकती है और जारी की जा सकती है, लेकिन हाल वही ढाक के तीन पात, दिल्ली से भी नहीं बनी बात। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी में 21 मार्च को एक बड़ी जनसभा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि इस जनसभा के जरिए बीजेपी कुमाऊं की विधानसभा सीटों को साधने के साथ साथ कांग्रेस के गढ़ को कमजोर करने की कोशिश करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। गढ़वाल के बाद कुमाऊं पर बीजेपी का फोकस। हल्द्वानी पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2027 के लिए बीजेपी की कसरत जारी। उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी की कसरत जारी है। जहां हाल ही में हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, तो वहीं अब हल्द्वानी में 21 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि गढ़वाल के बाद अब बीजेपी कुमाऊं पर फोकस करने जा रही है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है।
और पिछले 5 विधानसभा चुनाव में से लगातार 4 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे। यानी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 21 मार्च को कांग्रेस के इस गढ़ से बड़ी जनसभा के साथ ही बीजेपी कुमाऊं क्षेत्र से मिशन 2027 का शंखनाद करेगी, जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह की हरिद्वार जनसभा से बीजेपी ने गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की विधानसभा सीटों को साधते हुए मिशन 2027 का शंखनाद किया था। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चाहे अमित शाह को हरिद्वार लाकर गढ़वाल साधने की कोशिश करे या फिर राजनाथ सिंह को हल्द्वानी में बुलाकर कुमाऊं पर फोकस करे, उससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आज प्रदेश की जनता बीजेपी से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये भाजपा देख रही है। वही मैंने कहा कि आप चाहे हरिद्वार में अमित शाह जी की रैली करके गढ़वाल को साधने का प्रयास करें, आप हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की रैली करके कुमाऊं को साधने का प्रयास करें, बट आप साध किसी को भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता अब सवाल पूछने लगी है आपसे और आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। क्या जवाब देंगे आप बताइए? अग्निवीर योजना पे क्या जवाब देंगे? महिला हर दिन, अभी 2 दिन पहले हर दिन ऐसा हो रहा है कि महिलाओं के शव मिल रहे हैं, उस पे महिला सुरक्षा पे आप क्या जवाब देंगे? बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, उस पे आप क्या जवाब देंगे? पलायन रुक नहीं रहा है, उस पे आप क्या जवाब देंगे? तो और आपके पार्टी में जो टूट है उस पे क्या जवाब देंगे? एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह, एक तरफ धामी जी, एक तरफ अरविंद पांडे, एक तरफ तीरथ सिंह। तो ये सारे सवालों के जवाब रेडी रखिए अपने पास, फिर सोचिए कि कहाँ क्या साधना है और कहाँ क्या नहीं। साल 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने कुमाऊं मंडल के 6 जिलों की 29 सीटों में से 18 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए थे, जबकि हल्द्वानी विधानसभा सीट पर पिछले 4 चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के मिथक को तोड़ नहीं पाई। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि 27 विधानसभा चुनाव में खुद को कमजोर पड़ी सीटों पर मजबूत कर सके। वहीं राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि रक्षा मंत्री का हल्द्वानी में आना देश की जनता के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा देगा। वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए सवाल पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस सोची समझी साजिश के तहत प्रदेश को गढ़वाल और कुमाऊं में बांटकर नकारात्मक संदेश देने का काम करती है। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री हैं, अनेक जिम्मेदारियों पदों पर वो रहे हैं और उत्तर प्रदेश जब एक ही था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उस समय वो राज्य के पूरे संयुक्त राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। इस नाते उनका आना, यहाँ से उनका लोगों का बड़ा जुड़ाव है, लगाव है और सैनिकों की बड़ी संख्या है, तो बहुत उत्साह है उनके आने से। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में भी और आम जनमानस में एक ऊर्जा का संचार होगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो उत्तराखंड में वैमनस्य का बीज बोने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। क्या गढ़वाल, क्या कुमाऊं, ये तो हमारा उत्तराखंड पूरा ही हमारा है। जहाँ भी चाहेंगे, अगर हमारे देश के आ रहे हैं मंत्री, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो वो चाहे गढ़वाल में जनसभा करें, चाहे कुमाऊं में जनसभा करें। क्या माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे तो देहरादून में उन्होंने जनसभा नहीं करी थी? तो कोई भी चीज़ बोलने से पहले, हरिद्वार में क्या जनसभा नहीं करी थी? तो कोई भी चीज़ बोलने से पहले उनको ये सभी चीज़ों का तालमेल सही तरीके से अपनाना चाहिए और इस तरीके की भावनाओं को अपने अंदर बना कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा उत्तराखंड हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि हमारी है। तो ये कुमाऊं, गढ़वाल, ये सब चीज़ों की बात करके वैमनस्य का भाव ना पैदा करें। पहले 7 मार्च को हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और अब हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है, जिसमें जनता को जोड़ने और पार्टी नेताओं को धरातल पर जनता से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का चुनावी मोड में रहना विपक्षी दलों को अभी से परेशान करने लगा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में भी जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि शुरुआत में मकानों की गणना के लिए मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। हल्द्वानी में भी नगर निगम ने मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम चलाया है, जिसमें कार्मिकों को जनगणना के तरीकों को लेकर जानकारी दी जा रही है। जनगणना अधिकारी की माने तो आम जनता भी खुद वेबसाइट पर जाकर अपना डेटा भर सकते हैं। चार्जों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत क्योंकि 60 वार्ड है और 5.5 लाख की आबादी हम लोगों के द्वारा अनुमानित की गई है,
यहाँ पे भी फील्ड ट्रेनरों की प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है और आज 14 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यही फील्ड ट्रेनर आगे जा कर के हमारे जो प्रगणक होंगे और सुपरवाइज़र होंगे उन लोगों को ट्रेन करेंगे। जो जनगणना है वो 24 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 25 मई तक का हमारे भवन गणना का कार्य किया जाएगा। इसमें प्रथम बार भवन स्वगणना का भी प्रोविज़न रखा गया है जो 10 अप्रैल से प्रारंभ होगा और व्यक्ति अपने भवन की गणना स्वयं ऑनलाइन भी करवा सकता है। वृक्ष जो हमें छाया, फल और शुद्ध हवा देते हैं, उन्हें संजोए रखने के लिए शासन प्रशासन वृक्षारोपण अभियान चलाता है। लेकिन भगवानपुर में इन पेड़ों को बचाने की नहीं बल्कि इन्हें काटने की मुहिम चल रही है। तभी तो रातों रात पेड़ कट जाते हैं और जमीन बिकाऊ हो जाती है। भगवानपुर में कैसे एक फलदार बगीचा गायब हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। 140 बीघा में फैला फलदार बाग गायब। किसने चलाई फलदार पेड़ों पर आरी? क्या जिम्मेदार ही है खेल में शामिल? एक तरफ सरकार है जो पर्यावरण को बचाने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा हुआ है जो सवाल खड़े करता है। भगवानपुर में लगभग 140 बीघा में फैला फलदार बाग कब बिकाऊ जमीन में बदल गया, ये रहस्य बनकर रह गया है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो प्रशासन की मिलीभगत से पूरे खेल को अंजाम दिया गया। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो वहां तैनात एक गार्ड ने खुद कैमरे पर स्वीकार किया कि यहां प्लॉटिंग हो रही है। तो बात करूं, बस ये बता ये रेट क्या है इस जमीन में? अब तो प्लॉट तो बहुत सारे बिक गए होंगे इसमें। हाँ, इसमें तो बिके नहीं, पहले साइड में बिके गए प्लॉट, पहले साइड में बिक गए। बस बैठे ही साहब, नंबर दे दिया। क्या रेट में लगभग क्या रेट बेच रहे नहीं पता? मुझे पता, देखो मैं तो तुम्हें काम से मतलब बिल्डरों की मनमानी की हदें पार, पेपर पर प्लॉटिंग कर बेचती जमीनें, दुकान का अवैध निर्माण भी है बड़ी गुत्थी। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको भी यकीन न हो कि यहाँ कभी फलदार बाग हुआ करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके पर जेसीबी चलाकर रास्ता बना दिया गया। हालांकि अभी भी कुछ पेड़ काटने बाकी हैं, लेकिन बिल्डरों की मनमानी तो देखिए कि बिना किसी नक्शे के ही पेपर पर प्लॉटिंग का चित्र बनाकर जमीन बेचनी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक यहाँ कुछ प्लॉट बिक भी चुके हैं। उधर मौके पर कई दुकानें बनाकर खड़ी भी कर दी गई है, लेकिन भगवानपुर उप जिलाधिकारी और HRDA के स्थानीय सहायक अभियंता को शायद ये दुकानें नजर नहीं आ रही है। माध्यम से संज्ञान में लाया गया है और जैसा कि बताया गया है कि वहाँ पे कोई कॉलोनी कट रही है, किंतु कोई ऐसी रिपोर्ट तहसील से या किसी स्तर से लगी है कि नहीं, इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। तो ये सारे तथ्यों को समावेशित करते हुए जांच की जाएगी और जांच में अगर पाया जाता है कोई नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है, चाहे वो कुछ भी, चाहे बाग कटान का हो, चाहे सरकारी जमीन पे कब्जे का हो, तो जिस विभाग से संबंधित होगा, यदि सरकारी जमीन पे कुछ कब्जे या सरकारी जमीन को मिलाने की बात होगी तो सरकारी विभाग से, तहसील से, और अगर वो प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत होगा तो प्राधिकरण के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। HRDA सचिव ने कही जांच की बात। कब तक होगी जांच और कार्रवाई? क्या नपेंगे जिम्मेदार अधिकारी? फिलहाल HRDA सचिव ने तो जांच की बात कह दी है, लेकिन जांच और कार्रवाई कब तक होगी ये वक्त ही बताएगा। सवाल है कि जब फलदार पेड़ों पर आरी चली तब स्थानीय प्रशासन और वन विभाग क्या नींद में था? जब अवैध निर्माण हो रहा था तो क्या HRDA की आंखों पर पट्टी बंधी थी? मामला तूल पकड़ने के बाद HRDA सचिव मनीष सिंह का कहना है कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मौके पर टीम जाएगी। जाहिर सी बात है, जांच तभी हो पाएगी, स्थलीय जांच तभी हो पाएगी। टीम भेजी जाएगी और टीम भेजने के बाद प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत अगर पाया जाता है कोई नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेगी। फलदार पेड़ तो कट गए, अवैध निर्माण भी हो गया। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या इन दबंग भू माफियाओं पर वाकई कोई सिकंजा कसा जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी संगठनात्मक संरचना में बदलाव करते हुए 46 प्रांतों की जगह पर अब देश भर में 85 संभाग बनाए हैं। प्रदेश की यदि हम बात करें तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रांत के बजाय गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर 2 प्रमुख संभाग गठित किए हैं, जिसका उद्देश्य कार्य की सघनता और विस्तार को बढ़ाना है। बता दें कि संघ ने शताब्दी वर्ष की ओर से बढ़ते कदमों के बीच ये फैसला लिया है और नई व्यवस्था के तहत
तहत अब पूरे देश में संघ के कार्यों का संचालन क्षेत्र और संभाग के स्तर से किया जाएगा। संघ की शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें से विजयदशमी के अवसर पर ये कार्य प्रारंभ किए थे। उसमें बड़े बड़े गणवेशों के कार्यक्रम खंड स्तर पर और मंडल स्तर पर ऐसे कार्यक्रम संपन्न किए हैं। विजयदशमी के अवसर में दूसरा कार्यक्रम जो है गृह संपर्क के रूप में, व्यापक गृह संपर्क के रूप में लगभग उत्तराखंड के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो हमने ऐसे 661 टोलियों के माध्यम से और 23,000 कार्यकर्ता इस गृह संपर्क अभियान में लगे, लगभग 12 लाख घरों में, और इस टोली ने उत्तराखंड के अंदर गृह संपर्क के रूप में और एक अभियान के रूप में इस काम को संपन्न किया। इसके पश्चात 8 अक्टूबर से लेकर और 8 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक इसमें हिंदू सम्मेलनों का कार्यक्रम संपूर्ण उत्तराखंड में हमने ये कार्यक्रम संपन्न किया है। इसका आधार भी मंडल और बस्ती था। इसके आधार पर लगभग 7.5 लाख ऐसे हिंदू सम्मेलनों में ऐसे नागरिक महानुभाव मातृशक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बुधवार को राजधानी देहरादून में सेवानिवृत्त पेंशनर संगठन ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना दिया और आरोप लगाया कि उन्हें सरकार की गोल्डन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पेंशनर्स ने बताया कि लंबे समय से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है, इस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ये जो प्रदर्शन है, क्योंकि हम विशिष्ट क्लिष्ट और सर्वश्रेष्ठ लोग इस समाज के हैं, और निश्चित तौर पर अगर ये हम ठान ही लिया है कि ये आने वाले समय में ये सरकार फिर दोबारा दिखने वाली नहीं है। इसका पतन का कारण है जो इतने उम्रदराज हमारी पेंशन संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नैनीताल में पशुपालन विभाग ने पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के पशुपालकों ने हिस्सा लेते हुए अपने पशुओं का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विजेता पशुपालकों को विभाग द्वारा सम्मानित भी किया गया। उधर कार्यक्रम में आए ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने पशुपालन विभाग की इस पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन पशुपालकों को स्वरोजगार से जोड़ता है। देखिए, ये पहले दूसरी गांव पंचायतों में होता था। यहाँ पर पशुपालक कभी भी सहयोग नहीं करते थे। पहली बार जंतुवाल गांव के लमजाला में पशुपालकों के द्वारा सहयोग किया गया और काफ़ी संख्या में यहाँ पर अपने पशुओं को लाए हैं। निश्चित रूप से जो यहाँ के पशु हैं दुधारू हैं, अच्छी नस्ल के हैं, और ये जो हमारे पहाड़ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ साबित होगी। क्योंकि पहले क्या था, पशुपालन को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, न ही दूध बेचने को अच्छी निगाह से देखा जाता था। लेकिन आज क्या है कि लोग अपने पशुपालन के प्रति उनका प्रेम बढ़ा है। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक में गुलदार के हमले में हुई राजमिस्त्री की दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल रहा है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने रैली निकालकर वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बावजूद इसके वन विभाग कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। देखिए, आप लगातार मंडल मुख्यालय के 20 किलोमीटर के दायरे में एक के बाद एक 5 मौतें हो चुकी हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मगर अभी भी जिला प्रशासन और वन विभाग का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। अभी भी लोगों का कहना है कि गांव में गुलदार बैठा हुआ है। लोग रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, गाय ले गया, बछिया ले गया, बकरी ले गया। गाँव वालों को गुलदार दिख रहा है और वन विभाग को नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा, मतलब क्या कर रहे हैं वन विभाग? कितना चुस्त दुरुस्त तो ये है ही नहीं ग्रामीणों की सुरक्षा के प्रति। राजधानी देहरादून के चूनाभट्टा के पास खंडहर में मृत मिली महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। उधर मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि महिला ने फुटेज में नजर आ रहे शख्स के 500 रुपए लिए थे। वहीं उन्होंने बताया कि महिला 2 दिन से लापता थी और पोस्टमार्टम में भी शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जांच के लिए विश्वास सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि ओवरडोज के कारण महिला की मौत हुई है। ये भी बात प्रकाश में आई थी कि वो इस जगह पर सीसीटीवी फुटेज से कुछ हमारे पास फुटेजेस मिली थी कि वो इस जगह पर गई है। एक व्यक्ति जिसके साथ वो गई थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसने गूगल पे के माध्यम से 500 रुपये इस युवती को दिए थे
और इस युवती को उसके बाद इसकी डेड बॉडी मिली थी, जो नशे की ओवरडोज से होना, अब तक हमें आशंका है कि नशे की ओवरडोज से ये हुआ है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये हमारा शक और ज़्यादा गहरा हुआ है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई असॉल्ट या किसी प्रकार की कोई भी बाहरी चोटों के ऐसे निशान नहीं पाए गए हैं। और क्योंकि हमें अभी तक जो आशंका है और डॉक्टर्स की भी जो आशंका है कि ओवरडोज के कारण, किसी नशे की ओवरडोज के कारण ये मृत्यु की हुई है, तो विसरा इसका प्रिजर्व किया गया है और शीघ्र ही उसको एफएसएल भेजा जा रहा है। चमोली जिले में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित हुई, जिसमें भूकंप, भूस्खलन और वन अग्नि जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य विभागों ने संयुक्त अभियान चलाया ताकि आपातकाल में जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। उधर मसूरी में भी चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के मद्देनजर आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एसडीआरएफ, उत्तराखंड जल संस्थान और पुलिस बल ने हिस्सा लिया। इस दौरान टीम ने खुद को परखा। बता दें कि डेमो में टीम ने संयुक्त संभावित दुर्घटनाओं में जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। ये मॉक ड्रिल हमारी एक नेचुरल प्रैक्टिस है जिसको हम करते रहते हैं आपदा के दृष्टिगत। और ये जो मॉक ड्रिल थी, इसमें जो एक बस जो है यहाँ पे गिर गई थी और उस बस के बाद जो हमारा आईआरएस सिस्टम एक्टिवेट होता है उसकी प्रैक्टिस की जाती है। इसमें हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, अपने पीडब्ल्यूडी है, एनएच है, पुलिस है, एसडीआरएफ है, फायर है, सभी लोग एकजुट होकर इस जो भी आपदा आती है उसमें जैसे साथ में कार्य किया जाता है उसकी हम इसमें एक्सरसाइज करते हैं। आप प्रशासन द्वारा यहाँ पे मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है, जिसमें 5 या 6 डिपार्टमेंट यहाँ पे, जिसमें पीडब्ल्यूडी है और ये आपके एसडीआरएफ की टीम है और अग्निशमन विभाग है और पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और बाकी जो लोकल बॉडीज़ हमारे यहाँ पे जैसे जल निगम जल संस्थान है, और ये सब हमारे पास आज यहाँ पूरे मॉक ड्रिल में उपस्थित है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष के तर्क तेवर, नए पोस्ट ने मचाई प्रदेश में सियासी हलचल। आर पार के मूड में नजर आए अजेंद्र अजय, बड़ा खुलासा कर बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किलें। मंत्री गणेश जोशी ने हरक के बुढ़ापे वाले बयान पर किया पलटवार, कहा पता नहीं कब बीजेपी में आ जाए हरक, दल बदल की राजनीति का रहा है इतिहास। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने घरेलू एलपीजी की कमी से किया इनकार, कहा घरेलू उपभोक्ताओं के साथ रेस्टोरेंट और ढाबों में नियमित हो रही गैस सिलेंडर की डिलीवरी, अफवाहों पर ना दे ध्यान। और रुड़की के भगवानपुर में फलदार पेड़ों पर चली आरी, खेल रहे अधिकारी रातों रात गायब हुआ 140 बीघा में फैला फलदार बाग, बाहर लगा जमीन बिकाऊ का इश्तिहार।